नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन, मनोरंजन भारती हैं स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं 7वें चरण के चुनाव की वोटिंग के बारे में। तो लोकसभा चुनाव जो है वो अंतिम चरण में आ पहुंचा है और 7वें चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की सीटें जो है वो शामिल हैं। और यहाँ पर इस चरण में कई बड़े नाम जो हैं वो भी मैदान में हैं, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर 57 सीटों पर सुबह से ही मतदान जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आखिरी जो दौर है इसमें 900 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, जिसकी किस्मत जो है यहाँ पर दाव पर है। जी हाँ, और ये अंतिम चरण का मतदान है, आप कह सकते हैं। इसके बाद मतदान खत्म हो जाएगा। अब लोगों को इंतजार रहेगा वोटों की गिनती का, ईवीएम की गिनती का। और आपको बता दें कि कई राज्य हैं जो जहां पर कि ये चुनाव हो रहे हैं। पंजाब की सभी सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, सभी 13 सीटों पे। उत्तर प्रदेश के 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल की चारों सीटें हैं, झारखंड की 3 है और 1 चंडीगढ़ है। तो इन सभी सीटों पर कहें तो, और सबसे बहुत जो है वो वाराणसी में भी आज ही पोलिंग हो रही है। पूरा पूर्वांचल जो है आज ही वोट कर रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर बड़े नाम आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री खुद जो है वाराणसी सीट जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सीट तो वही है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर हैं मैदान में, रवि किशन जो है चुनाव लड़ रहे हैं, कंगना रनौत मंडी सीट से हैं। ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर है। हरसिमरत कौर भी मैदान में है इस चरण में। मनीष तिवारी जो है उनके लिए भी वोटिंग होनी है उनकी सीट पर। यहाँ पर बिहार की जो पाटलिपुत्र सीट है वहाँ पर मीसा भारती जो है वो हैं और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का मुकाबला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर नज़र जो है वो यहाँ पर रहेगी। हमारे सहयोगी आपके लिए अलग अलग जगह से आज जो है वो मौजूद हैं, जहाँ पर अलग अलग सीटों से आपको ताज़ा अपडेट जो है वो पहुँचाएंगे। ये हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से आपके साथ मौजूद हैं। वाराणसी से जो है हमारे साथ तनिष्क जोड़ा हैं, हिमांशु हैं, और पूर्वांचल में रणवीर हैं, पटना साहिब से प्रभाकर हैं, दक्षिण कोलकाता से सौरभ हैं, तनिष्क भी हैं, गुरप्रीत जो है पंजाब से। सीधे हिमांशु के पास चल सकते हैं। हिमांशु, बताइए वाराणसी में वोटिंग, बनारस में वोटिंग कैसी चल रही है? और नीता भी जुड़ गई है मंडी से। पहले हिमांशु। देखिए, रफ्तार बहुत अच्छी। आज सुबह 7 बजे से ही हमने देखा कि इस पोलिंग बूथ पर जो जेपी मेहता इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ है, यहाँ पर एक सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार जो है वो वोटरों की लगी हुई है इस पोलिंग बूथ पर। और यहाँ पर छाछ वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है आम लोगों के लिए, क्योंकि गर्मी 2 दिन पहले बनारस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और आज यहाँ पर छाछ भी जो वोटर यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और पहली बार मैंने देखा है कि यहाँ पर जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर दिव्यांग मित्रों को भी डिप्लॉय किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही दिव्यांग मतदाता किसी पोलिंग बूथ पर पहुँचता है वो सीधे वहाँ पर आकर उनकी मदद करते हैं। व्हील चेयर्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं, पीने के पानी का भी अच्छा इंतज़ाम है, कूलर भी यहाँ पर है। और मेरे साथ यहाँ पर 3 दिव्यांग मित्र हैं जो आज सुबह से मैंने देखा है कि चाहे वो सीनियर सिटीज़न, डिसेबल्ड वोटर्स हों या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यहाँ पर आते हैं तो उनके मदद के लिए वो यहाँ पर तैयार है। संजय राय मेरे साथ हैं और प्रियांशु मिश्रा भी यहाँ पर हैं। और ये आपका शुभ नाम? देवेश पटेल। तो आप दिव्यांग मित्र हैं, आपको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है? जी, दिव्यांग मित्र के रूप में। तो किस तरह की सुविधाएं हैं? आप क्या इंतजार करते हैं कि अगर कोई दिव्यांग मतदाता आता है तो आप उनकी मदद करते हैं? जी हाँ, हम यहाँ पर बैठ करके या रुक करके ये देखते रहते हैं। अगर किसी को कोई मदद की मेरी ज़रूरत है या कोई दिव्यांग आ रहा है तो हम उसके सहायतार्थ उसके तक पहुँचते हैं। जी, और अभी देखिए ये तस्वीर, एक सीनियर सिटीजन अभी पहुँचे हैं यहाँ पर और जो दिव्यांग मित्र हैं वो उनकी मदद के लिए उनके पास पहुँचे हैं। आपका शुभ नाम? फतेह बहादुर सिंह। फतेह जी, आपके जैसे जो वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं नई सरकार से? हम लोगों को राष्ट्रीयता चाहिए और कोई उम्मीद नहीं है। मरने के दम तक हम हिंदुस्तान को एक चाहते हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी और दुनिया में मैं अपना नाम ऊंचा चाहते हैं, चाहे जहां हमको वोट करना पड़े। ये सबसे महत्वपूर्ण ये हम राष्ट्र चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। जी हिमांशु, अब बनारस में है, नीता जो है वो मंडी में है। नीता के पास चलते हैं। मंडी की लड़ाई जो काफी दिलचस्प हो गई है, विक्रमादित्य सिंह बनाम कंगना रनौत। नीता, बताइए वहां की क्या हालत है?
मनोरंजन, मैं इस वक्त ठीक क्वीन ऑफ बॉलीवुड कंगना रनौत के घर के बाहर खड़ी हुई हूँ। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से झंडे हैं। वो उनका सामने घर है जहाँ पर बताया जाता है अभी कुछ देर में वो वोट करने जाएंगे। यहाँ पे जो चारों सीटें हैं हिमाचल की, इसमें बीजेपी हैट्रिक मारना चाहती है, क्लीन स्वीप करना चाहती है, लेकिन जो कांग्रेस है उसका ये इच्छा है कि जिस तरह से असेंबली चुनावों में उन्होंने फेरबदल किया, जिस तरह से उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की, तो उनको ये मानना है कि इस बार भी वो करके दिखाएंगे। ये जो मंडी की सीट है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1952 से 12 बार जो है वो कांग्रेस जीत चुकी है। अभी भी विक्रमादित्य सिंह की जो माता जी हैं प्रतिभा सिंह, वो यहाँ की सिटिंग एमपी हैं। हालांकि वो कुछ कम वोट से, जब बाईपोल हुआ था तो कुछ कम वोट से, अराउंड 7000 वोट से वो जीती थी। यहाँ पर जो है, अगर मुद्दों की अगर हम बात करें, यहाँ पर हिमाचलियत वर्सेस हिंदुत्व का जो एक प्लैंक है वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। यहाँ पर उनका ये कहना है कि हिमाचली लोग जो हैं वो अपने लोगों को जो ज्यादा चुनेंगे और कंगना को वो आउटसाइडर कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जो है इसे छोटा काशी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक गांव का एक अपना देवता होता है, कुल देवता होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है। साथ में कंगना रनौत जो है वो नेशनलिज्म और मोदी की पॉपुलैरिटी को लेकर आगे बढ़ रही हैं, और तीसरी बार मोदी सरकार का नारा आपको हर गली में सुनाई देगा। मनोरंजन जी, नीता, हम सीधे पटना चल सकते हैं। लालू यादव जो है वोट डालने के लिए निकले हैं। आपको दिखाते हैं लालू यादव पोलिंग करने के लिए अपने परिवार के साथ, पूरा परिवार है जो कि वोट डालने के लिए निकला है पटना में। आज पटना में एक्चुअली 2 सीटें होती है, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा पटने के, और वहाँ पर जो है पूरा पटना शहर आप कह सकते हैं। तो लालू यादव जो है वो निकले हैं वोट डालने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको सीधे पटना से लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो पाटलिपुत्र सीट है, यहाँ पर रामकृपाल यादव हैं, बीजेपी से मैदान में हैं, और मीसा भारती फिर से उनको एक बार जो है चुनौती दे रही हैं। मीसा भारती इससे पहले भी यहाँ पर जो है वो चुनौती देती रही हैं, लेकिन ये मजबूत गढ़ माना जाता है बीजेपी के लिए। पटना जो सीट है, पाटलिपुत्र सीट है और पटना सीट, दोनों सीटें हैं यहाँ पर। पटना सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर रविशंकर प्रसाद हैं, उनको चुनौती अंशुल अविजित दे रहे हैं, जो कि मीरा कुमार के बेटे हैं, और कांग्रेस से मुकाबले में वो यहाँ पर हैं। तो ये सीटें हैं, और पिछली बार भी अगर आप देखेंगे जो इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है बिहार में, यहाँ पर एनडीए का ही दबदबा जो है वो रहा था। इस बार इंडिया गठबंधन सब मिलके साथ में जो है मुकाबला कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए मुकाबला थोड़ा दिलचस्प भी इस बार हो गया है। लेकिन कितना चुनौती दे पाएंगे ये यहाँ पर देखना होगा, जो नतीजों में साफ होगा। लेकिन जो बड़ी हस्तियां यहाँ से ताल्लुक रखती हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं। लालू प्रसाद यादव को अभी लालू यादव, रबड़ी देवी दिखाई दे रही हैं, रोहिणी जो है जो कैंडिडेट हैं सारण से, वो भी दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ पर जो वोट डालने के लिए आए हैं, तो आप कह सकते हैं पूरा परिवार है। अभी तीन सदस्य यहाँ पे दिखाई फिलहाल दे रहे हैं, इस बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अमिताभ जी भी जुड़ गए हैं, मनीषा जी भी जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आप क्या कहेंगे ये अंतिम फेज के बारे में, खासकर बिहार और यूपी के बारे में? बिहार की 8 सीटों पर पोलिंग हो रही है। देखिए, अंतिम फेज इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को सिंपल मेजॉरिटी जो है वो 6th फेज में मिली थी। हो सकता है इस बार चुनाव जो है वो 7th फेज में चला जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोग सुन रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स के बेसिस पे, चुनाव थोड़ा फंस गया है सॉर्ट ऑफ। तो बिहार और यूपी, बिहार की 8 सीटों पर भाजपा पिछली बार स्वीप करी थी। इस बार आई थिंक 4 या 5 सीटें जो रोहतास रीजन है उसमें वोट हो रहा है, और 2-3 सीटें पाटलिपुत्र पटना रीजन में वोट हो रहा है। रोहतास क्षेत्र में ऑलरेडी 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अच्छी सेंध मारी थी, अच्छी पकड़ बना ली थी। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में से 13 सीटों में भाजपा 11 सीटों पर जीती थी। पूर्वांचल में हमने देखा है कि अगर वहाँ भी विधानसभा की बात करें, 2022 विधानसभा की इसी फेज में, फेज 7 में कांटे की टक्कर थी, और भाजपा की लीड सिर्फ 2 सीटों की थी सपा के खिलाफ, और सिर्फ 2% वोट शेयर की। मनीषा जी, बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव ने 252 रैली की है। मतलब मैं जोड़ के देख रहा था, इसका मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में गए, विधानसभा के अनुसार देखे बिहार की। और आज पूरा परिवार जो है, लालू परिवार वोट डालने आया। पिछले बार तो 0 सीटें थी आरजेडी की, इस बार वो जरूर उम्मीद करेंगे इतनी मेहनत के बाद कुछ सीटें तो मिले। नहीं, बहुत ही सघन चुनाव है, और एक तरह से क्षेत्रीयता के भावना पर यदि देखें तो उत्तर प्रदेश का ये इलाका और बिहार का ये इलाका
ओर छोर पकड़े हुए और लगता है कि राज्य की सीमाएं जो वो काम नहीं कर रही, तो क्षेत्रीयता का भाव बहुत है। कहीं कुछ अगर बलिया में हो रहा है तो उसकी संभावनाएं आप काराकाट में देख सकते हैं, काराकाट में हो रहा है वो आप बक्सर में देख सकते हैं, बक्सर में होने वाली उलटफेर को आप उत्तर प्रदेश के किन्हीं सीटों से जोड़ सकते हैं। तो इन सारे मामलों में ये चुनाव लोकली नहीं, भयानक रूप से क्षेत्रीय चुनाव हो चुका है और एक तरह से एक कदावर राष्ट्रीय पार्टी को, जो शब्द है पूर्वांचल का, झुकना भी नहीं, इसको निहुरना कहते हैं कि आखिर निहुर के कहां तक वो जाएं। तो भले ही गर्मी बहुत है लेकिन चुनावी उन्माद और राजनीतिक उन्माद बहुत ज्यादा है। जगदानंद सिंह जी आपके स्क्रीन पे हैं, जी, उनके बेटे मनीष हमारे सहयोगी पाटलिपुत्र सीट से जो है वो वहां पर मौजूद है, वहां का हाल वो बता रहे हैं। सीधा मनीष के पास। Third time she is in the fray in the from Patliputra constituency, and it is to be seen. Of course, there are some shift. तो ये कई सीटें हैं बिहार की जहां पर इस बार मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर अमिताभ जी आपके पास आता हूं, जैसे कि मनीषा जी बात करें, जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर ये चुनाव जो है वहां के मुद्दे काफी हावी हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधानमंत्री की सीट यहाँ पर आती है, गोरखपुर की सीट है। आपको लगता है कि ये जो क्षेत्र है इसका असर, इसका प्रभाव बाकी जगहों पर भी उस जगह के आसपास की सीटें वहां पर पड़ता है, इसलिए बीजेपी का दबदबा थोड़ा बढ़ जाता है? देखिए, पूर्वांचल का प्रभाव आपके जो भी सीटें हो रही हैं इस बार बिहार में, उस पर भी प्रभाव है। और पूरे अगर लार्जर ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो उसका प्रभाव आपको बंगाल और उड़ीसा में भी 2014 के बाद 2019 में हमको देखने को मिला है। इन चुनावों में क्या हुआ है कि दोनों राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी दोनों ने एक काफ़ी इनोवेटिव कास्ट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे नॉन यादव ओबीसी कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े किए हैं और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश करी है। तो जैसा मनीषा जी कह रहे हैं कि जब उनके पास एक प्राइम मिनिस्टरियल फेस नहीं था तो उनके पास दूसरा ऑप्शन यही था कि उस चुनाव को लोकलाइज कर दिया जाए, यानी लोकल कैंडिडेट, लोकल मुद्दों के ऊपर इसको डाल दिया जाए, क्योंकि एक नेशनल नैरेटिव कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से भी मिसिंग था। सो दैट माइट हैव हेल्प टू लोकलाइज द इलेक्शन। चलिए मनीष, अब हमें मिल गया। मनीष, बाबा, अभी लालू यादव यहाँ पर ये वेटनरी कॉलेज का नया पुस्तकालय भवन है जहाँ पर अभी वो वोट डालकर अब निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे मीडिया वालों का जमावड़ा है। बाबा, ये 2015 के चुनाव के बाद लालू यादव आज वोट डालने आए हैं, क्योंकि 2019 और 2020 के चुनाव के दौरान आपको याद हो कि वो रांची के होटवार जेल में थे, हालांकि वो अस्पताल में थे, और उसके बाद वो आज अपनी दूसरी बेटी रोहिणी के साथ जो है यहाँ पर मतदान के लिए आए हैं। और जहाँ तक लालू यादव के अन्य परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का सवाल है, तो वो अब से कुछ देर के बाद आएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को आज दिल्ली भी जाना है। आप देख सकते हैं कि लालू यादव अब जो है वोट डालने के बाद जो है वहाँ से निकल रहे हैं, और पुलिस वाले जो हैं मीडिया वालों को थोड़े से अलग कर रहे हैं कि यहाँ से आप जाएं। जहाँ तक पाटलिपुत्रा सीट का सवाल है बाबा, तो यहाँ से वो चाहे लालू यादव हों या मीसा भारती हो, पिछले 3 लोकसभा चुनाव वो यहाँ से हारे हैं। 2009 में लालू यादव यहाँ से रंजन यादव के यहाँ तो उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा था, और 2 बार से मीसा भारती रामकृपाल यादव से पराजित हो रही हैं। लेकिन इस बार थोड़ी स्थिति बदली है, क्योंकि रामकृपाल यादव का भी एंटी इनकमेंसी है, और CPI-ML का सपोर्ट होने के बाद में निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि लालू जी यहाँ पे लालू जी बाबा, आप देख सकते हैं लालू यादव थोड़े से अभी बोलने के मूड में नहीं है जी। लेकिन आप कह सकते हैं कि लालू यादव ने भले ही चुनाव प्रचार नहीं किया हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने टिकट का चयन किया और जो उसमें सोशल इंजीनियरिंग दिखाई, खासकर गैर यादव और कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को उतारा, उससे बिहार में जो लोकसभा चुनाव जो करीब एक तरफा चुनाव, अमूमन जो अगर आप देखें एनडीए का वोट का शेयर देखें और उसके सामने महागठबंधन का, तो वो एक तरफा दिखता था चुनाव के पहले। लेकिन चुनाव के दौरान जिस प्रकार उम्मीदवारों का चयन हुआ
खासकर उसमें लालू यादव का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रिंट रहा और लालू यादव ने न केवल आरजेडी के उम्मीदवारों के चयन में बल्कि सहयोगियों को भी जो है उन्होंने एक तरह से कन्विंस किया कि आप जो है कि टिकट के चयन में थोड़े से सामाजिक समीकरण का ख्याल करें, और जिसके कारण हर लोकसभा सीट पर जो है चुनाव जो है काफ़ी बिहार में आप कह सकते हैं कांटे की टक्कर रही। जीत हार किसी की भी हो, निश्चित रूप से बिहार में जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, तो एनडीए का पलड़ा काफ़ी भारी दिखता है। पिछली बार 39 सीटें जीती, इस बार भी अमूमन सब लोग मानकर चल रहे हैं कि 30 से अधिक सीटें जीतेंगी। लेकिन हाँ, अब देखिए राबड़ी देवी और रोहिणी जो है जी मनीष, वो देखते हैं ये कुछ बोलते हैं, रोहिणी अभी अभी बोलते हैं। ये शायद वोट डालने के बाद लालू परिवार ने आज सोच लिया है कि चुप ही रहेंगे, चुप्पी ये बोले। वोट पहली बार डाला आपने, क्या पहली बार नहीं, पहले भी मैंने वोट डाला हुआ है, लेकिन इतना मीडिया क्रेज नहीं था मेरे लिए। मेरा वोट है मणिपुर की बहनों के लिए, मणिपुर की बहनों के लिए, मणिपुर की बहनों के आत्मसम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए मैंने अपना वोट डाला है। तो ये थी रोहिणी जो बोल रही है कि उनका वोट जो है वो मणिपुर की बहनों के लिए। रोहिणी जो है सारण से चुनाव भी लड़ रही है रूडी के खिलाफ, और आपने देखा जी मनीष, अब यहाँ से आपने देखा ये वोटिंग हो चुकी है, लालू और रोहिणी और जो है राबड़ी देवी ने वोट किया। सीधे पंजाब चलते हैं। पंजाब में जो है सभी 13 सीटों पर जो वोट पड़ रहे हैं, साथ में चंडीगढ़ भी है। गुरप्रीत के पास चलते हैं सीधे। गुरप्रीत बताइए। तो बिल्कुल पंजाब में 13 लोकसभा सीट्स पे हो रहा है और इस बार पहली बार 4 कॉर्नर कंटेस्ट हो रहा है पंजाब में। बीजेपी इंडिपेंडेंटली जा रही है और बीजेपी होप कर रही है कि अर्बन वोट्स में वो इनकैश करेगी, लेकिन वहीं चंडीगढ़ में अभी अब बहुत जो टक्कर है फंसी हुई है, क्योंकि एक तरफ इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट है मनीष तिवारी जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, और दूसरी तरफ बीजेपी के संजय टंडन है। लेकिन यहाँ पे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि लगातार ये बातचीत चल रही थी आउटसाइडर वर्सेस होम टाउन कैंडिडेट। तो आइए कुछ वोटर है यहाँ पे, हम पोलिंग स्टेशन में हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो क्या इश्यूज, क्या मुद्दे मन में रहे वोट डालने से पहले? चंडीगढ़ को क्या चाहिए? चंडीगढ़ को डेवलपमेंट चाहिए, जो स्मार्ट सिटी का नाम दिया है भी स्मार्ट सिटी, लेकिन जैसे मेट्रो की ज़रूरत है, मेट्रो भी पास हो चुकी है, और जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो, विकास हो, यही मुद्दे हैं। डेवलपमेंट हो, विकास हो। तो मैम आपने जब वोट डाली है तो माइंड में क्या इश्यूज रहे हैं उस टाइम? देखिए, इश्यूज जो अभी हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं और देश में जो उन्नति हुई है, और मतलब हम ये कह लें कि हिंदुओं को एकजुट करा है इस सरकार ने, चाहे हम वो राम मंदिर करके कर लें या जो भी कर लें। तो अगर चंडीगढ़ की स्पेसिफिकली बात की जाए तो चंडीगढ़ में क्या मुद्दे रहे? चंडीगढ़ में एक तो जो मेन मुझे दिखता है कि सफाई, जो हम कहते हैं ना एक स्वच्छ सिटी, उस स्वच्छ सिटी वाला जो एक होना चाहिए ना, वो एक होना चाहिए, जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट का ये काम है उस पर ध्यान देना चाहिए। हम इंदौर गए, इंदौर को वाकई जैसे मिल रहा है स्वच्छ सिटी, देख के लगता है कि हाँ कहीं पर कोई गंदगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उस पर मेन एक देना चाहिए ध्यान उनको। तो बिल्कुल चंडीगढ़ में जो सफाई है उसको लेके यहाँ के लोग बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ बात करें, यहाँ जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, 7 बजे से लगातार चंडीगढ़ के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। ये सीनियर सिटीजन है व्हील चेयर पे, इनसे भी बात करते हैं। तो माता जी, क्या मन में रहा वोट डालने से पहले? क्या कौन सा मुद्दा क्या चंडीगढ़ को चाहिए? चंडीगढ़ को तो जी ये है अभी सिटी ब्यूटीफुल जैसे लोग बोलते हैं ना, ये पेरिस हम सोचते थे शुरू में, मेरी एज में, मैं जब जवान थी तो पेरिस को सबसे ज़्यादा सुंदर बोलते थे। तो हम सोचते हैं कि वैसा ही हमारा चंडीगढ़ होए और सारी फैसिलिटी जितनी भी है हमें सबको मिले, बच्चों को मिले, जवानों को मिले, ओल्ड एज वालों को मिले, और सारी स्टडी वगैरह जो भी है कुछ वो भी पूरी होए, हेल्थ वाइज भी ठीक, सबको फैसिलिटी मिले, बस तो यही चाहते हैं। अभी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे डॉग फाइट्स, उनका कहना है कि पेरिस जो है सबसे सुंदर शहर होता था, वो पेरिस की तरह ही चंडीगढ़ को देखना चाहती हैं। मनीषा जी, ब्रेक लेने के पहले एक कमेंट चाहिए। पूरे पंजाब में की सारी सीटें आज हो रही हैं और पहली बार 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, यहाँ पंजाब में तो चित भी मेरी पट भी मेरी,
जो पक्ष में है वो आम आदमी पार्टी है, जो विपक्ष में है वो कांग्रेस या दूसरे हैं। तो प्रश्नवाचक कहीं से लोग इतना ही लगाते हैं कि आखिर अकाली के वोट्स कहाँ जाएंगे, लेकिन जहां तक मेरा समझना है कि आपस में ही मिल बांट के और पूरी तैयारी होगी, और कितना भी लड़ लें पंजाब में, दिल्ली में एक है। लेकिन आपने पूर्वांचल के बारे में एक वर्ड क्या बोला था, छोर से छोर तक। छोर से छोर तक, और मैंने ये भी कहा था कि एक राष्ट्रीय चुनाव उसको निहुर के पूर्वांचल में घुसना पड़ रहा है, सर झुका के, और बिल्कुल निहुर के झुकना पड़ रहा है। निहुरना मतलब झुक के जाना पर, जो हमारे लैंग्वेज में, जो बिहार यूपी के उस एरिया में जो लैंग्वेज है, तो मनीषा जी जो है एकदम वहाँ की लोकल डायलेक्ट में आज बात कर रही है। वक्त छोटे से ये पूर्वांचल है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी काफ़ी दिलचस्प है, वहाँ पर भी किस तरह का जो है मुकाबला है, इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, इसके बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव की हम बात कर रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यहाँ पर सलमान खान पर हमले की कोशिश की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। नवी मुंबई पुलिस ने 4 लोगों को यहाँ पर इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यहाँ पर ये साजिश की योजना बनाई थी, और हमले की योजना पनवेल में सलमान की गाड़ी पर हमले की योजना यहाँ पर जो है वो बनाई गई थी। सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सुनील, बताइए इस खबर के बारे में, क्या पता चल पाया है, किस तरह की साजिश ये लोग कर रहे थे? तभी नई मुंबई पुलिस की जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस तरह से बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर 2 शूटर फरार हुए थे, उसके पहले एक साजिश रची गई थी पनवेल में सलमान के बंगले पर, या फिर जब वो गाड़ी आएगी तब उस पर धावा बोलने की, हमला करने की योजना थी। और इसके लिए बड़ी बात उसमें बताई गई कि पाकिस्तान के एक हथियार डीलर से AK-47 और दूसरे अत्याधुनिक हथियार लाने की बात की गई थी, और बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कुछ शूटरों, वीडियो कॉलिंग की गई थी कुछ शूटरों के साथ, और वो हथियार दिखाए गए थे। और बड़ी बात है कि ये टिप मिली थी नवंबर 2023 में नई मुंबई पुलिस को, पनवेल शहर के जो पुलिस सीनियर PI थे उन्हें, और उसके बाद उसको वर्कआउट करते हुए जो टिप थी उसमें कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने कम से कम 50 से 60 शूटर मुंबई, नई मुंबई, पनवेल के इलाके में उतारे हैं, ताकि पूरे जो हमने ये योजना थी उसको अमली जामा पहना जा सके। कुछ लोगों का रेकी काम था, कुछ लोगों को काम हथियार सप्लाई का था। उसमें एक बड़ा नाम आया है जो अजय कश्यप करके शख्स था, जिसने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की या वीडियो कॉलिंग करके हथियार दिखाया था शूटरों को, और बताया था कि हथियार पाकिस्तान से लाने हैं, और वो वहाँ जम्मू कश्मीर और कई जगह जा गया भी था। उसी पर वर्कआउट करते हुए पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, और ये जो पूरी योजना थी उसकी पड़ताल कर रही है। और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से मिलके अनमोल बिश्नोई, संपत नेहरा, गोल्डी ब्रार, अजय कश्यप, ऐसे कुल 18 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया। और बातचीत में यह भी था कि जिस तरह से मूसेवाला की हत्या की गई थी, ठीक उसी अंदाज में सलमान खान की भी हत्या करने की योजना थी। जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और मुंबई से पुणे चलते हैं। पुणे पोर्से केस में भी एक बड़ी अपडेट है, सीधे पारस के पास चलते हैं। पारस, बताइए क्या अपडेट है? पारस हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए पुणे पोर्शे जो मामला था, इसमें पुलिस ने नाबालिग आरोपी की मां को गिरफ्तार किया है, और पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच नाबालिग आरोपी से यहाँ पर पूछताछ जो है वो करेगी। कल आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हमारे सहयोगी यहाँ पर जो है वो जुड़ गए हैं। पारस, बताइए अब इस मामले में यहाँ पर आरोपी की मां को गिरफ्तार किया गया है, इनसे जो है क्या चीजें और साफ हो सकती हैं? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अब नाबालिग की मां को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले नाबालिग के पिता और दादाजी को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में ये बात सामने आई है कि किस तरीके से सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया गया, कैसे हर चीज में जो है वो पैसे का इस्तेमाल किया गया। और इसमें भी ये बात सामने आ सकती है कि क्या
पैसे के आधार पर ब्लड सैंपल्स जो हैं वो चेंज करवाए गए हैं और इसी आधार पे जो है वो नाबालिग की मां को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन से नाबालिग की मां का फोन बंद आ रहा था और उसी के अंतर्गत जो है वो पुणे क्राइम ब्रांच जो आरोपी है नाबालिग उसकी मां को तलाश कर रही थी। कल रात को पुणे क्राइम ब्रांच को ये पता चला कि उसकी माताजी जो है वो हैं और वहां जाके गिरफ्तार कर लिया गया उनकी मां को। इस पूरे मामले में पुणे क्राइम ब्रांच ने एक पत्र भी लिखा था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कि उनको नाबालिग से पूछताछ करनी है और उस मामले में भी अब जेजेबी की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है और आज दोपहर के आसपास क्राइम ब्रांच के अधिकारी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जाएंगे और नाबालिग से इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे क्योंकि ये मामला जो है वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, पेचीदा होते जा रहा है और इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं अभी बाहर आना बाकी है क्योंकि जिस तरीके से उनके पिता और दादाजी को गिरफ्तार किया गया उसके बाद अब जुवेनाइल की जो माताजी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में और भी खुलासे होने बाकी हैं और पुणे क्राइम ब्रांच और पुणे पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इस मामले में क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ और उसके बाद किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाने की कोशिश की और सारे सबूत मिटाने की भी कोशिश की। जी पारस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस केस में एक नया मोड़ आया है जब जो एक्यूज्ड है उसकी मदर को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, अब वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में सभी 13 सीटों पर आज ही वोट डाले जाने। अमिताभ जी, ये जो पंजाब की बात हमने पहले भी की है, अब इसी बुलेटिन में मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। देखिए 1989 में एक बार 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ था जब अकाली दल 2 धड़ों में बटा हुआ था। उसके बाद पहली बार ये 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। जैसा मनीषा जी ने कहा है, आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं और कांग्रेस पार्टी की सीटें यहाँ कम हो सकती हैं, लार्जली एट द एक्सपेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी आएगी। अब बीजेपी यहाँ पर अपने एक हिंदू इमेज को निगेट करने की उसने कोशिश करी है। बहुत सारे सिख लीडर्स को इंडेक्ट किया है, कांग्रेस के यहाँ से 8 सांसद थे। तो अगर कांग्रेस पार्टी की सीटें कहीं कम हो सकती हैं तो ये एक राज्य है, लेकिन लार्जली आम आदमी पार्टी के खाते में वो जा सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है काफी कॉम्प्लीमेंट्री रहा। अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और ये दूसरी तरफ संगरूर की आप देख रहे हैं जहाँ पर भगवंत मान जो है वो वोट डाल रहे हैं। हिमाचल की बात करें अगर मनीषा जी, यहाँ पर हिमाचल में बीजेपी के लिए भी थोड़ा इस बार जो है वो जोर रहेगा कि वापस वो यहाँ पर मुकाबले में आए और ये 4 सीटें, क्योंकि यहाँ पर बड़े नाम हैं। अब तो अनुराग ठाकुर भी हैं और दूसरा मंडी की सीट काफ़ी दिलचस्प हो गई है। तो यहाँ पर कैसा आप देख रहे हैं इस बार, कुछ चुनौती लग रही है या फिर पिछली बार की तरह ही? और सब लोग पूरे हिमाचल की नहीं केवल मंडी की ही बात कर रहा है, कांगड़ा की कोई बात ही नहीं कर रहा है, शिमला की कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, मैं क्या बोलूँ, अब मंडी पे तो चुनाव के जब नतीजे आ जाएं तभी हम खुल के महिलाएं बोलेंगे, लेकिन चुनाव हिमाचल का है, मंडी का नहीं है। चुनाव भारत का है, कंगना रनौत का नहीं है। और एक तरह से हिमाचल का चुनाव यदि सीरियसली आप अनुराग सिंह ठाकुर जी को देख रहे हैं, ये लोग सीरियस नेता हैं भाजपा के तरफ से, तो मुद्दों की जो दावेदारी थी जिसके बल पे कांग्रेस जो है असेंबली इलेक्शन जीत गई थी, उसको लड़ने का काम मुद्दों से ही किया जा सकता है। इलेक्शन को डाइल्यूट करके आप उसको नहीं स्वीप कर सकते हैं, ये मेरी समझदारी है। एक चीज लोग भूल जा रहे हैं कि 6 विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं जिसके ऊपर जो है सुक्खू साहब की सरकार टिकी है, उसके परिणाम। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से पूरे भारत में इस तरह की जो सरकार को दबाव से अगर राज्यवर सरकारों को हिलाया डुलाया जाता है तो महाराष्ट्र में आप देख लीजिए उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकलता है। तो मैं ये पूरा मानती हूँ कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे हिमाचल का चुनाव हो रहा है और इन चीज़ों पे जितनी पकड़ कांग्रेस की है उतनी पकड़ भारतीय जनता पार्टी की भी है। भले ही मंडी में कुछ और हो रहा हो, छोटा तो छोटा काशी ही है, बड़ा काशी जो है वो मुख्य चुनाव है भाजपा की तरफ से, और असली काशी के जो मुद्दे हैं वो भाजपा की तरफ से प्रबल दावेदारी। अमिताभ जी, बहुत संक्षिप्त में इस पर आप भी जरा हिमाचल के बारे में, हिमाचल में, क्योंकि वहां पर जो टोन रही है, जो मुद्दे उठाने का तरीका है, वो इतना आप कहिए हमलावर तरीके से जो है बात नहीं रखी जाती, जिस तरह कंगना रनौत का अपने का अंदाज है। तो आपको लगता है कि उसका फर्क पड़ेगा इस चुनाव में कि वो जिस तरह से अपनी बात कहती हैं उससे जो मुद्दे हैं उससे थोड़ा अलग यहाँ पर बात हो जाती है? देखिए, हाई प्रोफाइल सीट है तो मीडिया की दिलचस्पी ऑटोमेटिक हो जाती है और वहाँ पर कांग्रेस से भी मजबूत कैंडिडेट, बहुत मजबूत कैंडिडेट, और क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, 6 सीटों पे चुनाव हो रहा है,
अगर वहाँ पर भाजपा जीत जाती है तो जरूर वहाँ पर डायनामिक्स जो चेंज हो जाते हैं। और पिछली बार हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को हराया है वहाँ विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी की जरूर उम्मीद है कि कुछ न कुछ सीटें इस बार जरूर भाजपा को वहाँ पर नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो। देखते हैं कि हिमाचल के जो विधानसभा के नतीजा जो है, बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी जो है विधानसभा की 6 सीटों के लिए जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर भी होगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक। तो लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। 57 सीटों पे वोट डाले जा रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के भी 9 सीटों पे वोटिंग है, जिसमें अभिषेक बनर्जी की सीट भी है। और आपको बता दूं उड़ीसा की भी 6 सीटें हैं, वहाँ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। अमिताभ जी, बंगाल के लिए क्या कहेंगे? ये फेज बीजेपी के लिए और टीएमसी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीएमसी पिछली बार 9 आउट ऑफ 9 सीट जीती थी और यहीं पे उसको लीड मिली थी। यहाँ पर बीजेपी अपना पकड़ बनाने में नाकामयाब रही है अभी तक। ये जो कोलकाता क्षेत्र है, सीपीएम का भी अच्छा खासा असर है 3-4 सीटों पर। और संदेश खाली जो मुद्दा है उसका बीजेपी को उम्मीद है कि बाकी सीटों पर उसका इम्पैक्ट हो, और जो ममता बनर्जी का जो एक कोर वुमेन वोट है उसमें सेंध मार सके। सीए का भी यहाँ पर असर है। की बात करें, उड़ीसा में बीजेडी पर काफी मुखर रहे प्रधानमंत्री, यहाँ पर आपको किस तरह का लग रहा है इस बार का? देखिए, इस बार ये चुनाव जो है वो अलग है उड़ीसा के लिए, इसलिए कि राष्ट्रीय और राज्यवार दोनों चुनावों में शंखो यानी कि बीजेडी ने अपनी दावेदारी डाली है। पिछली बार तक वो राज्य में बीजेडी, नवीन पटनायक, शंखो और राष्ट्र में बीजेपी की बात होती थी। तो ये अलाइनमेंट टूटने के चलते वहाँ भी उतने मुखर रूप से तो नहीं, लेकिन जो राज्य की पार्टी है बीजेडी, वो अब अपना पल्ला झाड़ चुकी है बीजेपी से। तो अब देखना है कि जो मतदाता उसी मत केंद्र में एक तरफ शंखों को वोट दे रहा है, क्या वो दाहिने हाथ से एक और बाएं हाथ से कमल का फूल खिला सकेगा? तो ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कई मुद्दे इस तरह के हुए हैं जिससे क्या कोई प्रांतीय अस्मिता या उड़ीसा की अपनी आइडेंटिटी की बातें अगर उभर जाती हैं तो हो सकता है कि ये भी हाईली लोकलाइज चुनाव हो। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे लोग चयन करें कि भाई शंख यहाँ बजे लेकिन फूल कहीं और खिले। तो इन तीनों संभावनाओं के साथ जो ये चुनाव हो रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस का दूर तक नामो निशान इस राज्य में तो नहीं है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है छोटे से ब्रेक। चलिए।